गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। उसके पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो कि हमने आप लोगों को उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं ये हमने आप लोगों को बता दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे वायु समवेग के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं, उसके बाद तारत्व के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे कि वायु समवेग के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से वर्ण यहाँ पर आते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। तो देखिए वायु समवेग के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वायु समवेग के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, कि अल्प प्राण और महाप्राण, दो भेद होते हैं। अब अल्प प्राण में कहने का क्या मतलब है, अल्प प्राण का क्या अर्थ होता है और महाप्राण का क्या अर्थ होता है। तो अल्प प्राण उसे कहते हैं जब वर्णों को बोलने के कर्म में हमारे मुख से, हमारे स्वर अंतरियों से हवा कम मात्रा में निकले, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और जब हम वर्णों को बोलते हैं और हवा अल्प प्राण के अपेक्षा अधिक हवा निकले तो उसे हम महाप्राण कहते हैं। जैसे कि अभी आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में जितने भी अक्षर आते हैं उन अक्षरों में आपको प्रथम अक्षर लेना है, फिर तीसरा अक्षर लेना है, फिर पांचवा अक्षर लेना है। यानी कि क ख अंग तक, उआ तक उसका क लेंगे, फिर ख छोड़ देंगे, ग लेंगे, फिर घ छोड़ देंगे, उआ लेंगे। तो इस प्रकार से हम एक एक अक्षरों को छोड़ करके लेंगे, वे सभी अक्षर अल्प प्राण के अंतर्गत में रखा जाएगा। उसके बाद च वर्ग में वैसा ही करेंगे, च छ ज झ य, इन सभी पांचों अक्षरों में से पहला लेंगे, तीसरा लेंगे, फिर पांचवा लेंगे। और ऐसा करते करते हम म तक जाएंगे। फिर म के बाद अंत य र ल व को लेंगे और तालव्य स, मूर्धन स, दंत स को हम महाप्राण में रखेंगे। महाप्राण में जब हम बोलते हैं, आपको एकदम दोनों के बीच में हम डिफरेंट बता देते हैं, अंतर बताते हैं कि क्या है। जैसे देखिए आप बोलिए क, तो नॉर्मली हवा कम निकला। जैसे हम ख बोलेंगे तो अपेक्षाकृत क से अधिक बल लग रहा है, यानी कि हवा मुख से क के अपेक्षा अधिक निकल रही है ना। ऐसा नहीं कि एकदम प्रेशर के साथ हवा, ऐसा थोड़े फील करने की बात है यहाँ पर। जैसे बोलिए क, लेकिन वही बोलिए आप ख, तो यहाँ पर हवा क के अपेक्षाकृत अधिक निकल रही है, इसीलिए इसे हम अल्प प्राण, अल्प कहने का नाम से ही पता चल रहा है। अल्प कहने का मतलब है कि थोड़ी सी हवा, अल्प। और महाप्राण मतलब इसके तुलना में जब हम बोलेंगे ख, देखिए दूसरा और चौथा अक्षर है, और ग में कम हवा निकलती है, जबकि घ अधिक हवा निकल रही है और बल भी लग रहा है अधिक, है ना। इसीलिए इन वर्णों को महाप्राण में रखा जाता है। प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर को, प्रत्येक वर्ग के, यानी च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये पांचों वर्ग में प्रत्येक वर्ग से दूसरा और चौथा अक्षर को उठाना है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। देखिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका रिएक्शन हमें चाहिए। अगर आप वहां से रिएक्शन नहीं दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा। ये ऑनलाइन क्लास है, यहाँ अकेले कमरे में रह करके बोलना होता है, मोबाइल स्क्रीन के सामने, क्या है कुछ मतलब वैसा फीलिंग भी नहीं आता है। वो फीलिंग आप लोग को लाना है। वो फीलिंग कैसे आएगी तो आप कमेंट करिए, हम आपके डाउट्स को समझेंगे। उसके बाद लाइक करिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, खराब लगे तो डिसलाइक करिए, फिर सब्सक्राइब करिए, है ना। रिएक्शन चाहिए।
ऐसा नहीं कि खराब भी लगे तो कहिए एकदम लाइक करिए, ऐसा नहीं है। आपको आपके रिएक्शन की हमें इंतज़ार है। आप रिएक्शन तो दीजिए कि आपको क्या डाउट्स है। अगर डाउट्स नहीं है तो आप चैनल को लाइक करिए, है ना, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो आप अल्प प्राण और महाप्राण को समझ गए होंगे भली भांति। नहीं समझे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, आपके रिएक्शन को नोट करना है हमें। अब हम पढ़ेंगे तारत्व के आधार पर। तारत्व मतलब क्या होता है? खिंचाव, है ना, घर्षण के साथ। जब इन अक्षरों को बोलते हैं तो एक घर्षण पैदा होती है, कंपन, है ना। जैसे क वर्ग क ख ग घ में हम तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर को लेंगे, यानी कि ग घ अंग, ज झ इय, ड ढ मूर्धन ण, द ध दंत न, उसके बाद ब भ म। इन अक्षरों को जब हम बोलते हैं तो एक घर्षण पैदा होता है, ग घ अंग। तो इस तरह के आपको फील करना है, अदरवाइज आपको इन अक्षरों को भी याद रखना है। अंतस्थ र ल व ह। उसके बाद अघोष। अघोष में वैसे वर्णों को रखा जाता है जिसमें घोष के अपेक्षा अघोष वाले वर्ण में कम घर्षण पैदा होती है। जैसे क ख नॉर्मली इसे बोला जाता है, और उसके बाद सभी वर्ग से आपको दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, सभी वर्ग से आपको अक्षरों को लेना है। अदरवाइज आपको ये भी अक्षर याद रखने हैं, तालव्य श, मूर्धन स, दंत स। देखिए यहाँ पर क्या था? अंतस्थ र ल व, तालव्य श, मूर्धन स, दंत स, ह था। लेकिन वो जो ह था वह घोष में जब आया तो इधर आ गया, ह में आया। यहीं पर आपको कंफ्यूज किया जाएगा एग्जाम के दौरान। और देखिए यहाँ पर अघोष में तालव्य श, मूर्धन स, दंत स को ही रखा गया है। तो आई होप इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान हम आप लोगों को पिछले क्लास में भी बता दिए थे कि कंठ से क वर्ग में जितने भी अक्षर आते हैं बोले जाते हैं। उसके बाद तालु में, तालु से च वर्ग में जितने अक्षर आते हैं उसे बोला जाता है। फिर मूर्धा में ट वर्ग में जितने अक्षर आते हैं वे सभी अक्षरों को मूर्धा से बोली जाती है। उसके बाद दंत, त वर्ग में जितने भी अक्षर आते हैं दंत से बोली जाती है। उसके बाद ओष्ठ, प वर्ग में जितने भी अक्षर आते हैं उसे हम ओष्ठ से बोलते हैं। अब इसके अलावे भी बहुत से अक्षर हैं जिसे हम आपको यहाँ पर मेंशन करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग यहाँ पर कंठ हम सीधे लिख दिए हैं, क ख ग घ अंग को न लिख करके हमने यहाँ पर क वर्ग लिख दिया। तो आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे। उसके बाद अह और अह, यानी कि जब हम पानी पीते हैं तो कंठ तरोताज़ा हो जाता है। फिर कहते हैं आह, क्या बढ़िया बात है, कितना अच्छा लगा, मज़ा आ गया। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर तालु, च वर्ग में जितने भी अक्षर आएंगे वे सभी अक्षर तालु से बोले जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने सजा करके ट्रिकेबल यहाँ पर लिख दिया है, हर्षई दीर्घई ई, हर्षई दीर्घई स यज्ञ, यानी कि इस यज्ञ में तालु, इस यज्ञ में तालु, यानी कि इस यज्ञ में तालु और च वर्ग। मूर्धा, ट वर्ग तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आएगा री, र और स, यानी कि इसको आप ऋषि करके याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर आप देखिए दंत, त वर्ग तो पूरा अक्षर आएगा। उसके बाद देखिए लृ और लस, लस, दांत में जब हम कुछ ऐसे जलेबी खा लिए उसका रस लग गया तो लस लस हो जाता है, यानी कि दांत में लस लस हो गया।
तो ऐसे करके भी आप लोग कोरिलेट, चीज़ों को कोरिलेट करिए। जब तक आप रिलेट नहीं करिएगा आपको चीज़ें याद ही नहीं रहेगी। मज़ा लेकर के पढ़िए। ओष्ठ, पावर के जितने भी अक्षर आएंगे तो उसे हम बोलेंगे। उसके बाद देखिए हर्षऊ और दीर्घऊ, ऊ दोनों ऊ आता है, क्योंकि जब हम ऊ को बोलते हैं तो ओठ हमारा गोल हो जाता है, यानी कि होठ का इस्तेमाल हो रहा है। नीचे वाले को ओठ कहते हैं, ऊपर वाले को होठ कहते हैं। दोनों को मिला करके अगर एक साथ बोला जाए तो ओष्ठ कह दीजिए, बेटर रहेगा। तो हम प वर्ग के जितने भी अक्षर आते हैं ये सभी ओष्ठ से बोले जाते हैं, और ऊ इसे बोलने के लिए हमारा ओठ गोल हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ओठ या करके जीभ या करके ओठ को टच करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, स्वर यंत्रियाँ हैं, बोलने वाले साधन हैं, वे सभी काम आने चाहिए। बस इसी से तो हम उच्चारण स्थान तय कर पाते हैं। तो हर्षऊ और दीर्घऊ ये दोनों को ओष्ठ से बोले जाते हैं। उसके बाद देखिए एक अक्षर ऐसा भी है जिसको हम लोग दांत और ओष्ठ दोनों से बोलते हैं, व। अगर हम व का उच्चारण सही से करें तो इसको ऐसे बोलना पड़ेगा, व नहीं व, समझे? तो ये सही वक ध्यान मग्न, ऐसा नहीं कि वक ध्यान मग्न कुछ सोच रहा है ना। वक बोलना चाहिए, ना कि वक नहीं वक, ऐसा। देखिए हिंदी है ना, हिंदी को थोड़ा सा आप सीरियस लीजिए, आपके मार्क्स को बढ़ाने में मदद करेगा। हिंदी मज़ा आता है यार, पढ़ो इसको। दंतोष्ठ यानी कि दांत और ओष्ठ दोनों का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। दंत जोड़ ओष्ठ, दंतोष्ठ। उसके बाद ओ और आव को कंठोष्ठ, इसका उच्चारण स्थान हो जाता है। कंठ जोड़ ओष्ठ, ओ कंठ से भी आवाज़ निकल रही है, और ओ हमारा ओ बोलने के क्रम में ओठ गोल हो रहा है, यानी कि कंठ और ओठ दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान हो जाता है कंठोष्ठ। फिर है कंठ ताल, ए आय, कंठ का हुआ फिर ताल का हुआ, तालु। आप इसे कंठ तालु भी बोल सकते हैं, ये अच्छा लगने के लिए हमने लिख दिया कंठ ताल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ए आय कंठ ताल, कंठ जोड़ ताल, कंठ ताल। उसके बाद कंठ मूर्धा, संजोगी छ का उच्चारण स्थान कंठ मूर्धा है। क्यों कंठ मूर्धा है, आइए हम आप लोगों को समझाते हैं। संजोगी छ किन दो अक्षरों से मिलकर बना है, क और स से। क का उच्चारण स्थान कंठ हुआ और स का उच्चारण स्थान मूर्धा हुआ, इसीलिए दो अक्षरों के मिलने से बना है, तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान भी दो जगहों से हो रही है, कंठ मूर्धा से। कंठ जोड़ मूर्धा, कंठ मूर्धा। आगे हम देखेंगे त्र का उच्चारण स्थान दंत मूर्धा है। दंत मूर्धा कैसे हुआ, दो स्थान। त का उच्चारण स्थान यहाँ पर देखिए दांत हुआ, उसके बाद र का उच्चारण स्थान यहाँ पर देखिए ऋषि मूर्धा, यानी कि दंत मूर्धा, त्र। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्र, तालु मूर्धा। स्र, स का उच्चारण स्थान तालु, देखिए इसे यज्ञ है ना, और र का उच्चारण स्थान मूर्धा, यानी कि तालु मूर्धा। समझ रहे हो? चीज़ों को यहीं पर आप नज़र दौड़ाइए, सब चीज़ समझ में आएगा। उसके बाद देखिए नासिका, नासिका मतलब नाक, नासिका मतलब नाक, नासिक नहीं। नासिक तो गोदावरी नदी के किनारे है, ये कैसे याद रहेगा, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। नाक से बहती है, बच्चों को देखते हैं ना, नदी बहती है, नाक से गोदावरी नदी बह रही है, तो आपको याद रहेगा कि नहीं बताइए। आपको चलिए जाते जाते जीके का भी आप लोग थोड़ा सा जीके भी लाएंगे, बेहतरीन जीके लाएंगे, आप चिंता मत करिए। फिलहाल यहाँ पर देखिए नासिका से इन अक्षरों को बोला जाता है वा, य, मूर्धन्य न, म। जब हम इन अक्षरों को बोलते हैं तो हवा नाक के रास्ते बाहर आती है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान नासिका हो जाती है। नासिका नाम सुन करके आप लोग
हड़बड़ाइएगा नहीं, नासिका मतलब नाक होती है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को भली भांति समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके मेरा प्रेम पूर्वक उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।